हेलो स्टूडेंट, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से हमारे इस ऑफिशियल यूट्यूब चैनल में जिसका नाम है इग्नू क्लास नोट्स एंड सॉल्यूशन। सो गाइस, आज की इस नई वीडियो में हम बात करेंगे उन सभी स्टूडेंट्स के लिए जो बीए प्रोग्राम कोर्स के स्टूडेंट्स हैं, जिन सभी के पास में सब्जेक्ट में बात करें तो BHIC और सब्जेक्ट कोड की बात करें तो लास्ट में 131 है। तो आज की नई वीडियो उन सभी के लिए इंपॉर्टेंट है। आज हम बात करेंगे आप सभी के हिस्ट्री सब्जेक्ट के प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर की, क्योंकि आप सभी को पता है कि प्रीवियस ईयर के जो क्वेश्चन पेपर है उसमें 70 से 80% जो क्वेश्चंस हैं वो रिपीट होने की मोस्ट प्रोबेबली संभावना रहती है। और यहाँ पर हम इस पेपर को डिस्कस करेंगे, क्या क्वेश्चन आता है आप सभी के पेपर में, और साथ ही साथ में किन क्वेश्चनों का आंसर किस तरीके से करना है, साथ ही साथ में क्या ऐसी स्ट्रेटेजी आपके एग्जाम में आप सभी को बेटर बना सकती है। सबसे पहली बात तो मैं आप सभी को ये बता दूं कि यहाँ पर आप सभी के लिए जो पेपर है ये दिसंबर 2022 का पेपर है। और आप सभी को पता है क्योंकि पेपर का जो पैटर्न है वो रिसेंट पैटर्न से मैच खाता है। अगर आप ज़्यादा पुराने पेपर्स भी देख के जाओगे तो आपका कोई फायदा नहीं है। ये रिसेंट पेपर जो आप सभी का दिसंबर के महीने में हुआ है ये वही पेपर है। चलिए आज हम स्टार्ट करते हैं। सबसे पहली बात तो आप सभी का जो BA का पेपर रहेगा वो 3 घंटे का पेपर आएगा और 100 मार्क्स का पेपर आएगा। अब यहाँ पर बच्चों को कंफ्यूजन ये भी हो सकती है कि सर हमारे 100 मार्क्स के तो प्रैक्टिकल भी हुए, तो क्या हमें एक सब्जेक्ट में 200 में से नंबर मिलेगा? जी नहीं, बिल्कुल नहीं। जैसे ये पेपर आप सभी का 100 मार्क्स का आता है, यहाँ पर मैं आप सभी को एक्सप्लेन करता हूँ, तो इसका क्या निकाला जाएगा 70%। क्या निकाला जाएगा 70%, इसको 70% माना जाएगा। और जो आपके प्रैक्टिकल गए हैं उसको 30% उसका निकाला जाएगा। और इसके बाद में उसको सॉल्व, उसके हिसाब से आपको नंबर दिए जाएंगे। जैसे 100 में से आपके टीचर ने कितने नंबर दिए आपको? 88 दिए, 80 दिए, 70 दिए, जितने भी प्रैक्टिकल में नंबर दिए, तो इसका क्या किया जाएगा, इसको पूरे के पूरे 100 नंबर को पहले 30% में कन्वर्ट किया जाएगा और फिर इसका 30% निकाला जाएगा। एग्जाम्पल के लिए अगर आपको 70 नंबर मिले तो 70 का हम 30% निकालेंगे तो आप देखोगे यानी 30 में से नंबर आपको मिलने थे, तो 30 में से आपको कितने नंबर मिले हैं? 21 नंबर मिले हैं यहाँ पर। अगर आप लोगों को फॉर एग्जांपल पेपर के अंदर जैसे आपके 100 में से कितने नंबर आते हैं, आपके 100 में से 60 नंबर आते हैं मान के चलो, तो 100 में से 60 नंबर आए तो आप लोगों के लिए हम 70 में से बात करें तो 42 नंबर मिलेंगे। और 42 में जब इसको ऐड किया जाएगा तो आप सभी के नंबर जो है 63 नंबर बन रहेंगे। तो इस तरीके से मार्क्स आप लोगों को दिए जाते हैं। आई होप आपको क्लियर होगा। अब यहाँ पर हम बात करते हैं, यहाँ पर सबसे इंपॉर्टेंट बात है कि आपके पास में टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चन की बात करें तो 10 क्वेश्चन आएंगे, जिसमें से 5 क्वेश्चन आप सभी को करना होगा। और आप सभी के लिए 2 सेक्शन बन के आएंगे। जैसे पहला सेक्शन है, इसमें से 5 क्वेश्चन इस सेक्शन में टोटल दिए हैं, इस 5 में से मैक्सिमम आपको 3 करने, और मिनिमम की बात करिए, मैक्सिमम की बात है, और मिनिमम की बात करें हम तो मिनिमम आप सभी को कितने करने हैं? मिनिमम आपको 2 क्वेश्चन करने ही करने हैं। तो मैक्सिमम 3 करने हैं और मिनिमम की बात करें तो 2 करने होंगे। ऐसे ही आप सभी के लिए जो सेकंड वाला होगा उसके अंदर भी क्या है कि आप 5 क्वेश्चन आप सभी के लिए होंगे। अगर आप पहले यूनिट से पहले भाग से अगर आप 3 क्वेश्चन करते हो तो यहाँ से आपको 2 ही करने हैं। अगर पहले भाग से आप 2 करते हो तो यहाँ से आपको 3 करने होंगे। ये आप सभी को याद रखना है। फर्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर ये आ चुका है। पहला क्वेश्चन ये है कि भाई प्राचीन भारत के इतिहास के पुनर्निर्माण में स्रोतों के रूप में सिक्के और अभिलेखों का क्या महत्व है, इसको बताइए। तो यहाँ पर हम डिस्कस कर रहे हैं बिल्कुल डिटेल से, तो बिल्कुल बताएंगे। सबसे पहली बात तो सिक्के जो होते हैं वो होते क्या है, तो ध्यान रखना है। पहली बात तो सिक्के जो है उसका जब हम अध्ययन करते हैं तो उसको मुद्रा शास्त्र कहा जाता है। और जो हम अभिलेखों का अध्ययन करते हैं तो इसको हम क्या कहते हैं? इसे बोलते हैं हम पुरालेख शास्त्र। क्या बोलते हैं? पुरालेख शास्त्र। सिक्के और अभिलेख अपने समय के बहुत सारे तरीके के हमें क्या करते हैं? इतिहास बताने का प्रयास करते हैं। जैसे सिक्के जो है वो हमें 6 तरीके के इतिहास, 5 से 6 तरीके के इतिहास हमें जानने में हेल्प करते हैं। सबसे पहली बात तो सिक्के जो होते हैं वो किस मेटल से, किस धातु से बने हैं, उस धातु से हमें पता चलता है उस देश, उस समय की जो अर्थव्यवस्था थी वो कैसी थी। अगर धातु को बनाने के लिए उस मेटल का जो यूज़ किया है सिक्के के लिए, कॉइन बनाने के लिए, अगर उसके अंदर बढ़िया क्वालिटी का मेटल जैसे गोल्ड या सिल्वर यूज़ किया गया है तो हम ये सोचते थे कि उस समय की अर्थव्यवस्था अच्छी थी। लेकिन अगर हम ये भी देखते हैं कि ये केवल हमें उस समय की अर्थव्यवस्था नहीं, बल्कि उस समय की जैसे देवी देवता है उनके बारे में भी हमें जो है वहाँ का सोसाइटी या जो उनके जो रिलीजियस पॉइंट ऑफ व्यू से वो भी हमें हेल्प करता है। कैसे हेल्प करता है? क्योंकि कई ऐसे राजा रहे हैं प्राचीन एंशियंट टाइम पे या मेडवेल के टाइम पे, आप सभी को पता है कि उन्होंने अपने सिक्के जब कॉइन्स चलवाए तो उसके साथ में अपने जिस देवी देवता को वो पूजते थे, उनकी आराधना करते थे, उनका उन्होंने क्या किया, उस पे उनका मुद्रांकन मतलब होता है उसका प्रिंट लगवाया।
तो इससे पता चलता है उस समय के जो वर्शिप गॉड्स वगैरह थे वो कौन से थे। तीसरी बात, एक बात पता चलती है, सिक्कों पे कुछ ना कुछ लिखवाया जाता था। तो उस समय की जो भाषा का प्रचलन कैसा था, कौन-सी भाषा का उपयोग करते थे, ये हमें पता चलता है। ऐसे ज़्यादा एंशिएंट टाइम की बात करेंगे तो संस्कृत भाषा थी, फिर आगे चल के धीरे-धीरे ऐसे ही भाषा जो है वो बदलती गई। तो हमें ये भी पता चलता है भाषा। इसके अलावा जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल एक सिक्का है जो है, जैसे हमें जम्मू कश्मीर में मिले हैं आज के ज़माने में, आज को कंसीडर करना, जम्मू कश्मीर में हमें ₹10 का सिक्का मिला है, ₹20 का सिक्का मिला इंडिया का, और दूसरा मिला केरल में। लेकिन जैसे ही हमने श्रीलंका में गए तो श्रीलंका में हमने देखा यार हमारी करेंसी तो वहाँ मिली नहीं, हमें दूसरी करेंसी मिल रही है। तो हमने ये अनुमान लगाया कि मोस्ट प्रोबेबली वहाँ के जो लोग थे कि जो केरल के अलावा जो आगे श्रीलंका है वहाँ पर नहीं मिले। श्रीलंका की बात करें हम, सॉरी, यहाँ पर तो श्रीलंका में नहीं मिले। तो हम ये सोच के चलते हैं कि भाई श्रीलंका जो है अलग सीमा वाला देश था, क्योंकि यहाँ पर जो एक बाउंड्री मिल गई कि भाई ये जो सिक्के हैं वो जम्मू कश्मीर से केरल तक फैले हुए हैं, जम्मू एंड कश्मीर से केरल तक फैले हुए हैं, श्रीलंका में नहीं मिले। ऐसे नेपाल में अगर नहीं मिले तो हम ये समझते हैं, ये कंसीडर करते हैं कि भाई नेपाल हमारे देश का पार्ट नहीं था, ये भी पता चलता है। इसके अलावा कई बार राजवंशों का भी पता चलता है, उस पर राजा अपनी खुद की भी मुद्रांकन करवाया करता था, तो इससे भी पता चल जाता है कि कौन सा राजा किस राजवंश का था। अभिलेखों की बात करें तो अभिलेख हमें अपने समय के इतिहास जानकारी में हेल्प कराता है, क्योंकि कई बार ये अभिलेख जो थे ये ज़्यादातर क्या थे, आदेश थे। क्या थे ये, आदेश थे। ये आदेश किसके द्वारा दिए जाते थे, तो राजा के द्वारा दिए जाते थे। कई बार राजाओं ने अपने धर्म के प्रचार के लिए, कई बार अपने समाज के जो ऑर्डर थे उन ऑर्डर को पालन, नए नियमों को बनाने के लिए, बनाने के बाद में जो उसे लागू करते हैं तो उसके लिए अभिलेख लिखवाए। कई बार राजाओं ने भूमिदान दिए तो उसके लिए लिखवाए। तो अलग अलग तरीके से हमें इतिहास पुनर्निर्माण में हमें कहीं ना कहीं हेल्प करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आप सभी की स्क्रीन पर है, तो ये क्वेश्चन पक्का पेपर में आपके आता ही आता है, तो ये क्वेश्चन आपको करके जाना है। इसके अलावा मैं आपको बताऊंगा और क्वेश्चन कौन कौन से भी आ सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारत की जो है पूरा पाषाणीय संस्कृति है, इसकी मुख्य विशेषता बतानी है। देखो क्या है, पाषाण काल को 3 वर्गों में बांटा किया जाता है, एक पूरा पाषाण काल, मध्य पाषाण काल और एक महापाषाण काल, या जिसे हम नवपाषाण काल उसके आगे आता है। तो हम इस तरीके से हम इसको क्या करते हैं, हम जिसको देखते हैं इसको हम देखने का प्रयास करते हैं। यहाँ पर हमारे पास में कई तरीके की क्या है, पाषाण काल है। तो यहाँ पर पूरा पाषाण काल ये उस समय की बात है जब मनुष्य सिविलाइज बिल्कुल भी नहीं था, यानी इस समय के हमें हमारे पास में केवल और केवल पुरातात्विक स्रोत मिले। पुरातात्विक स्रोत मिले, पुरातात्विक स्रोत उनको कहा जाता है जिसमें जो है उनकी कब्रों के आसपास, उनके आवासों के आसपास, गुफाओं के आसपास, या फिर उनकी जो हड्डियां थी उनकी, उनसे हमें जो भी जानकारियां मिल पाई है, हम केवल उन्हीं चीज़ को, क्योंकि उस समय की जो गुफाएं थी, कई गुफाओं में चित्र दिखने को मिलते हैं, कई गुफाएं ऐसी थी जहाँ पर उन्होंने अलग अलग प्रकार के, हमें जैसे आग के चिन्ह मिले हैं हमें गुफाओं के आसपास, हमने और चीज़ें देखी है कि वहाँ पर लोगों ने अलग अलग तरह के ऐसे जो भोज्य पदार्थ है उसके आसपास मिले, उनसे पता चला है कि भाई ये क्या चीज़ खाया करते थे, क्या चीज़ नहीं खाया करते थे। तो इसकी प्रमुख विशेषता ये है इसकी संस्कृति की कि ये, पहली बात तो इनका कोई निश्चित आवास नहीं था कि भोजन के लिए एक स्थान से दूसरे स्थान पर भटकते रहते थे। दूसरी बात क्या है कि इस समय मनुष्य सभ्य नहीं हुआ था। तीसरी बात, आग का आविष्कार हो तो गया था परंतु आग का सही उपयोग ये इस टाइम पे नहीं कर पाए थे। आपको ये बात भी याद रखनी है। तो इस वाले क्वेश्चन में आपको कुछ इन बातों को आपको एक्सप्लेन करनी है। क्वेश्चन नंबर 3 है, ये भी इंपॉर्टेंट है, ये भी पेपर में आपसे पूछा जाता है। हड़प्पा सभ्यता के जो लोग हैं उनकी एक तो समाज के बारे में और आपको उनके धर्म के बारे में बताना है। तो हड़प्पा के समाज की बात करें तो हमें पहली बात तो जो हमें दुर्ग और जो निचला शहर मिला है, दुर्ग और निचला शहर मिला, यहीं से हमें डिफरेंस देखना शुरू हो जाता है कि शायद जो है सभ्य लोग थे या ताकतवर लोग थे, अमीर लोग थे, वो दुर्ग में रहा करते थे और निचले शहर में जो है कमज़ोर लोग रहा करते थे या फिर नॉर्मल पर्सन रहा करते थे। दूसरी बात हमने ये देखने को मिला है कि उस समय के जो कब्र मिले हैं, हमें जो शवाधान के उनका सिस्टम मिला है, उन कब्रों के अंदर हमें अलग अलग प्रकार की चीज़ें देखने को मिली है। जैसे मैं आप लोगों को बताना चाहूँगा कि कब्र के अंदर क्या है, बहुत सारी चीज़ों को दफनाया गया है। जैसे आपने क्लास 12 की एनसीईआरटी की बुक के लास्ट में, फर्स्ट चैप्टर के लास्ट में आपने देखा होगा, उनकी कब्र के साथ में, जैसे कब्र को अगर दफनाया जाता था तो उसके साथ में बहुत सारी चीज़ क्या की थी, उसके साथ भी रखी जाती थी। जैसे वो बर्तन हो सकते थे, मृतभांड हो सकते थे, या फिर उसके द्वारा यूज़ की गई ज्वेलरी हो सकती थी, क्योंकि ऐसा माना जाता है कि ये रीबर्थ में भरोसा करते थे। इनका ऐसा था कि ये पुनर्जन्म में विश्वास रखते थे, और पुनर्जन्म में विश्वास का मतलब ये था कि सिंपल सी बात, अगर हम सिंपल सी लॉजिकली लगाने की बात करें तो बेसिकली यही था कि पुनर्जन्म में विश्वास रखने का कि शायद दोबारा से जब इनका जन्म होगा, क्योंकि इन्होंने केवल अपनी सोल परिवर्तन करी है, अपनी बॉडी चेंज करी है, सोल वही है, और आने वाले टाइम पे दोबारा से इनको अगर वो चीज़ें नहीं मिली तो दोबारा ही हमसे वो चीज़ें लेने आ सकती है।
इसीलिए आप सभी को याद रखना है। अगला क्वेश्चन नंबर 4 है, आप सभी के लिए शॉर्ट नोट है, और शॉर्ट नोट आप लोग पेपर में ज़रूर अटेंड करना। शॉर्ट नोट अटेंड करने का फ़ायदा ये होता है कि इसमें आपको कम लिखना होता है और अधिक नंबर मिलते हैं। लेकिन जो लॉन्ग क्वेश्चन होते हैं उसमें हमें, जैसे धर्म के बारे में मैंने आपको इसके बारे में नहीं बताया, तो जैसे फॉर एग्जांपल वहाँ पर मातृदेवी की जो है मातृभूमि की जो है उसकी पूजा होने का प्रमाण मिलता है, क्योंकि एक स्त्री के गर्भ से जो है पौधा निकलता हुआ दिखा है हमको। दूसरी चीज़ हमने देखा है कि उस समय के जो लोग थे वो शिवलिंग को पूजा करते थे, है ना। इसके अलावा एक सींग वाला जो वृषभ होता है उसको पूजा करते थे वो लोग। इसके अलावा उस समय के लोगों के पास में हमने देखा है जो योगी वाले बाबा है उनको भी पूजा किया करते थे। तो अलग अलग तरीके की चीज़ें थी, ये हम सभी को ध्यान रखना है। अगला इसमें होता है, पूछा गया है कि भाई तिथि निर्धारण डेटिंग के तरीके को बताइए, तो इसमें आपको कार्बन 14 को बताना है। कार्बन 14 एक्सप्लेन करना है। आप सभी देखेंगे हमारा एक और यूट्यूब चैनल है जिसका नाम है सोल सॉल्यूशन, उसमें लगभग 74,000 के करीब सब्सक्राइबर अभी हमारे पास में है। तो वहाँ पर मैंने आप सभी के लिए ये तिथि निर्धारण और डेटिंग के जो तरीके हैं इसके बारे में मैंने आपको डिटेल से बताया गया है। अगर आप लोगों ने नहीं देखा है तो आप वहाँ से भी देख सकते हैं। इसके अलावा आप यहाँ पर बात करेंगे भारत की नवपाषाणकालीन संस्कृति। तो नवपाषाणकालीन संस्कृति में मनुष्य ने स्थायी रूप से बसकर रहना शुरू कर दिया। क्या कर दिया मनुष्य ने? स्थायी रूप से बसकर रहना क्या कर दिया? शुरू कर दिया। ये आप सभी को ध्यान रखना है, शुरू कर दिया। एक तो दूसरी चीज इसके अंदर पहिए का आविष्कार, खेती बाड़ी की शुरुआत, आग का अत्यधिक उपयोग, ठीक है। तो इसके अलावा अगर हम देखेंगे तो जिसमें खेती बाड़ी में आपको पता है ये जौ बनाते, जो पशुपालन है, इस समय पशुपालन, ये बहुत सारी चीज़ें हैं जो इस समय करते थे। हड़प्पा के व्यापार की बात करें तो भाई हड़प्पा सभ्यता पूरी आपको पता है कि ये पूरी तरीके से व्यापारिक सभ्यता ही कही जाती है। और ये ओमान, यमन, इसके अलावा हड़प्पा के सुदूर क्षेत्र जो है, जो जैसे सेतु गई, उन सब इलाकों से भी ये कई बार क्या करते थे? व्यापार किया करते थे। तो इससे भी हम कह सकते हैं कि इसकी व्यापारिक व्यवस्था बहुत दूर दूर थी। इसके अलावा इसके कंटेम्प्रेरी मेसोपोटामिया, मिस्र हो गई, वहाँ पर जैसे मम्मी, एक हड़प्पा सभ्यता में हमें मम्मी भी मिली है जिसे दफन किया गया है। तो हम इससे ये भी अनुमान लगाते हैं कि शायद हड़प्पा सभ्यता के जो लोग थे वो, उनसे भी उनका कोई ना कोई आपस में कॉन्टैक्ट रहा होगा। अगला है महापाषाणकालीन संस्कृति। तो इसको बिल्कुल डिटेल से एक्सप्लेन किया गया आप सोल सॉल्यूशन वाले चैनल पे। मैं स्पेलिंग यहाँ पर लिख देता हूँ, SOL सॉल्यूशन। आप मेरे बोलने के तरीके से ही उसको पहचान जाओगे। आप केवल आपको ये लिखना है, यूट्यूब पे आपको मिल जाएगा। नेक्स्ट भाग आप सभी के सामने आ चुका है, भाग नंबर 2 है। इसमें आपसे पूछा गया उत्तर वैदिक काल। तो उत्तर वैदिक काल की अर्थव्यवस्था और भारतीय समाज में हुए परिवर्तन का विश्लेषण कीजिए। तो उत्तर वैदिक काल आखिर है क्या? सबसे पहली बात तो आपको ये बताना है। तो उत्तर वैदिक काल मतलब एक वैदिक काल है। वैदिक काल कब माना जाता है? ध्यान रखना आप सभी को, 1500 से आप सभी का जो लगभग 600 ईसा पूर्व है, जिसे हम BC भी लिखते हैं। ये जो काल है ये किसका काल कहलाता है? ये आप सभी का वैदिक पीरियड है। और लगभग 1000 तक तो जो है, इससे लेकर यहाँ तक ये क्या कहलाता है? ये कहलाता है आप सभी का ऋग्वैदिक काल। तो ऋग्वैदिक काल के आगे जो काल आया है, यानी इससे इसके बीच में ये उत्तर वैदिक काल है। इसके समाज में क्या क्या परिवर्तन आए? तो समाज में बहुत सारे परिवर्तन आए। जैसे आपने वर्ण व्यवस्था जरूर सुनी होगी। वर्ण व्यवस्था पहले क्या थी आप सभी को बता दूं मैं, कर्म के आधार पे, लेकिन आगे चलकर वो किस पे होगी? जन्म के आधार पे होगी। दूसरी बात, पशुपालन इनका मुख्य आधार था पहले, तो पशुपालन इन्होंने कम कर दिया और कृषि को इन्होंने प्रोत्साहन दिया। दूसरी बात, आपका ये परिवर्तन आपने देखने को मिला। तीसरा परिवर्तन की बात करें, उत्तर वैदिक काल के अंदर जो ये लोग बेसिकली कुछ चीज़ों का अनुसरण किया करते थे। जैसे मैं आप लोगों को अनुसरण करने में मैं आपको बेसिकली बता दूं, उत्तर वैदिक काल के अंदर जैसे देवों की बात करते हैं, तो देवों की, तो ये ज़्यादातर प्रकृति की पूजा किया करते थे। तो वहाँ पर प्रकृति का पूजा ना होकर ये अन्य देवी देवताओं को निर्धारण कर दिया गया। तो आप सभी को ध्यान रखना है। इसके अलावा यहाँ पर आपको नेक्स्ट क्वेश्चन में बताना है कि महाजनपद क्या है सबसे पहले, और इसकी पारिभाषिक शब्द से आप क्या समझते हैं। देखो, महाजनपद का मतलब होता है वो स्थान, देखो एक होता है जन और एक होता है पद। जन का मतलब होता है जनता और पद का मतलब होता है स्थान, यानी ऐसा स्थान जहां पर जनता निवास करे। परंतु महाजनपद किसके लिए इस्तेमाल किया गया है? तो ऐसा स्थान जिनकी राजधानी भी हुआ करती थी उन्हें महाजनपद कहा गया है। और आप सभी को होता है सन 600 BC से लेकर, यानी ईसा पूर्व से लेकर सन 600 AD तक इस बीच में 16 महाजनपद थे। ये हमें बौद्ध ग्रंथों से भी पता चलता है, जैन ग्रंथों से भी पता चलता है। तो इसमें आप सभी को 16 के 16 महाजनपदों का बिल्कुल संक्षिप्त में वर्णन करना है, जो कि आप सभी के लिए जल्दी कर दिया जाएगा।
अगला क्वेश्चन आप सभी से बताया गया है कि त्रिणे त्रिणे की अवधारणा क्या है, प्राचीनतम तमिलकम की राज्य व्यवस्था में आप सभी को इसको एक्सप्लेन करना है। तो आप सभी को इसके अंदर संगम साहित्य अगर आप लोगों ने पढ़ रखा है, संगम साहित्य, तो आप सब इसको कर लोगे। नहीं पढ़ा है तो आप लोगों को हमारी वीडियो देखनी पड़ेगी जिसमें हमने बिल्कुल डिटेल से बताया गया है। अगला क्वेश्चन है, किसी दो पे आपको शॉर्ट नोट लिखना है। इसे शॉर्ट नोट आप सभी के लिए इंपॉर्टेंट होता है। एक उत्तर वैदिक काल में धर्म, देखो उत्तर वैदिक काल ये इंपॉर्टेंट इसीलिए, देखो उत्तर वैदिक काल में आपसे पहले क्या पूछा था, एक तो अर्थव्यवस्था और आपसे समाज पूछा था। अब यहाँ पर आपसे उत्तर वैदिक काल में आपसे क्या पूछा जा रहा है, धर्म पूछा जा रहा है। वर्धमान महावीर के बारे में बताना है, तो आप सभी को बताइए 24वें तीर्थंकर थे किसके, जैन धर्म के। जैन धर्म के 24वें तीर्थंकर। और आप सभी को पता है कि इन्होंने पांचवा वर्त जो था जैन धर्म के अंदर, वो पांचवा वर्त जोड़ा था जिसमें ब्रह्मचर्य जीवन जीने की बात हुई। कलिंग का वॉर है, इसके बारे में भी डिटेल से आप सभी के लिए वीडियो आएगी। आई होप आपको ये क्लियर होगा। इसके बाद में तमिल भाषा और साहित्य का विकास, यानी इसमें संगम साहित्य आपको एक्सप्लेन करना है। सो गाइज आप सभी के लिए टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चन की बात करें तो 8 क्वेश्चन आए थे, और इन 8 क्वेश्चन से आप सभी को करने कितने थे, यहाँ पर देखोगे आपसे क्वेश्चन में यहाँ पर लिखा है 5 क्वेश्चन करने। तो पेपर का अगर मैं बोल करूँ लेवल की बात करूँ तो पेपर का लेवल थोड़ा सा बढ़िया था, और जो बच्चे थे वो अगर उन्होंने तैयारी अच्छे तरीके से नहीं करी है तो मे भी पॉसिबल है कि उनका पेपर ज़्यादा अच्छा या ज़्यादा खास ना जाए। इसीलिए आप सभी के लिए फ़ायदा इस चीज़ में ज़्यादा है कि आप अपने एग्ज़ाम्स की तैयारी यहाँ से भी करते रहे और वहाँ से भी करते रहे, अपने दो तरीके से अपने एग्ज़ाम्स की तैयारी करते रहे। और बाकी मिलते हैं आप सभी से अपनी अगली वीडियो में। अगर आप लोगों ने हमें ज्वाइन नहीं किया तो आप हमें ज्वाइन कर सकते हैं, आपकी स्क्रीन पर ये नंबर शो हो रहा है। आप हमसे जो है सोल सॉल्यूशन पे भी जुड़े हैं, यहाँ पर भी जुड़े हैं, दोनों जगह पर आप सभी के लिए पढ़ाने का पूरा कंटेंट डाला जा रहा है। बाकी मिलते हैं हम आप सभी से अपनी अगली वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।